इतनी बात की, ये तो हमारी बात थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड 2024। क्योंकि मैं ये वीडियो इतनी देर से क्यों बना रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने यूट्यूब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे हम जैसे लोग आते हैं। ये तो पता था कि यूट्यूब चलता है, यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, कुछ भी नॉलेज लेना है तो हम यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज देना भी है इसी प्लेटफॉर्म पर, ये हमें पता नहीं था। तो जब मैं यहाँ आई थी तो 1 से 1.5 साल के बाद हमें पता चला, तो अचानक से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और फिर यहाँ रहते रहते हमें एक्सपीरियंस हो गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये वीडियो बनाई जाए। तो इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो ये इसलिए बनाई है क्योंकि जो लोग इंडिया से पोलैंड मूव कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो बनाने के लिए आपको EYT स्टूडियो जो है आपको हमेशा रिकमेंड करता है कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास भी वीडियो एक आया है YT स्टूडियो पे कि हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि मैं पोलैंड में हूँ तो पोलैंड से रिलेटेड हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो YT स्टूडियो पे इसी के बेसिस पर मुझे वीडियो बनाने के लिए एक रिकमेंडेशन आया है। तो जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो रिकमेंडेशन क्या थी। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास ये रिकमेंडेशन ये आ रही थी कि आप पोलैंड में हैं तो आप वहाँ के बारे में जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है पोलैंड का, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए, मतलब ब्लॉग बनाइए, जो भी आप कह सकते हैं इसे। तो अभी जैसे कि बहुत से लोग होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, या एक स्टेट से, इंडिया में भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो एक दिमाग में ये रहता है कि वहाँ पे कितना खर्चा आएगा हमारे रहने का, और हमारे बजट में आएगा या नहीं आएगा, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम वहाँ पे कैसे क्या करेंगे। तो हमें तो अंदाज़ा ये हो गया है कि कौन सी चीज़ का कॉस्ट क्या है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर कब फ्लक्चुएट करती हैं, मतलब कब बढ़ता है, कब घटता है, घटता भी है, और कब बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, और हमारे यूटिलिटीज़ में क्या खर्चा आता है। जैसे कि पोलैंड में क्या है कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो विंटर्स में यहाँ पर हमारे खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो भी लोग पोलैंड आ रहे हैं तो उन्हीं के लिए मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि उनको कितना खर्चा वहाँ लगेगा और वो कितना सेव कर पाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। और मैं पोलैंड के बारे में आज ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप पोलैंड आ रहे हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो मैं आपको एक कैटेगरी में बना कर बताऊँगी, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट मैंने बना रखी है। तो इसी से मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस चीज़ में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो आप कहाँ रहेंगे और आपका रेंट कितना होगा, आपको यूटिलिटीज़ में कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है रहने की। तो रहने की जब बात आती है तो उससे क्या होगा कि हमें पहले तो देखना होगा कि हमें रेंट कितना पड़ेगा, कितना रेंट देना पड़ेगा, कितनी यूटिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। सबसे मेजर खर्चा हमारा ये होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मतलब किस टाइप के घर लेने हैं। रेंट भी एक डिवाइड करता है कि 2-3 कैटेगरी में। आप फैमिली में आते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, या फिर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप किस तरह से रहना चाहते हैं। तो इनको भी मैं अलग अलग करके बताने वाली हूँ कि अगर आप फर्स्ट तो ये हो जाता है कि अगर आप फैमिली में आते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है या फिर एक हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, तो आपको उस हिसाब से आपको एक घर लेना पड़ेगा। जैसे कि आप 1 BHK, तो मिनिमम आपको 1 BHK चाहिए ही चाहिए। तो 1 BHK आपको इंडिया में क्या होता है, 1 BHK का मीनिंग हो गया कि एक रूम और एक हॉल और एक किचन होता है। लेकिन पोलैंड में ऐसा नहीं है। 1 BHK का मतलब यहाँ पर बोला जाता है स्टूडियो। स्टूडियो में क्या होता है कि आपको एक हॉल मिल जाए, एक किचन मिल जाएगा और एक हॉल मिल जाएगा, यही यहाँ पर 1 BHK बोला जाता है। और अगर आपको 2 BHK लेना है तो यहाँ का 1 BHK होता है, मतलब इंडिया का 2 BHK और यहाँ का 1 BHK होता है। तो 1 BHK का मतलब यहाँ हो जाएगा आपको एक छोटा सा हॉल, एक किचन और एक छोटा सा बेडरूम दिया जाता है, जो कि यहाँ के लिए 2 BHK है।
और यहाँ पर हॉल को इंक्लूड करके 1 BHK बना दिया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हॉल अलग से सेपरेट होता है, किचन सेपरेट होता है और बेडरूम सेपरेट होता है, प्लस बाथरूम होता है, तो 1 BHK उसको बोलते हैं। लेकिन इसी 1 BHK को हम यहाँ पोलैंड में स्टूडियो बोला जाता है, जो कि सिर्फ एक हॉल और एक छोटा सा किचन होता है। तो अब बात आती है कि इसका रेंट कितना आता है। जैसे 1 BHK अगर आप फ्लैट ले रहे हैं फैमिली के लिए, तो अभी इसका जो 2024 में इसका जो रेंट है वो अभी चल रहा है 2000 से 3000 ज़लोटी के बीच में। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हैं। आप सेंटर में ले रहे हैं, सेंटर से 1 किलोमीटर दूर ले रहे हैं, या 1 से 1.5 किलोमीटर के मतलब बीच के एरिया में ले रहे हैं सेंटर से, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सेंटर में लीजिए, क्योंकि जब आप सेंटर में रहेंगे तो उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको मतलब जैसे सेंटर में 1 साल रह लिए तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि उससे दूर आपको मतलब जो अपार्टमेंट है, फ्लैट्स है, वो आपको कितने में मिलेगा। उससे कम में ही मिलेगा, ज़्यादा में नहीं मिलेगा। बट आप क्या करेंगे, उस टाइम पर एक्सप्लोर कर लेंगे सब कुछ। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे कैसे अपना सेविंग करनी है और किस तरह से हमें अपना खर्चा निकालना है। तो यही सब बातें डिपेंड करती हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर स्टूडियो की। तो स्टूडियो में कौन लोग रह सकते हैं, एक फैमिली तो नहीं रह सकती। जो स्टूडियो होता है एक सिंगल पर्सन ही उसमें रह सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। और यहाँ पर स्टूडियो का जो कॉस्ट आजकल 2024 में चल रहा है वो 2000 से 2500 के बीच में चल रहा है, विदाउट यूटिलिटीज़। अगर आपको यूटिलिटीज़ इंक्लूड करनी है तो आपको लगभग 3000 के आसपास, 3000 मतलब PLN के आसपास आपको पड़ेगा। तो स्टूडियो को तो आप साइड में रख दीजिए, एक फैमिली के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। और अब तीसरी कैटेगरी में आता है शेयरिंग रूम। तो शेयरिंग रूम जैसे जो लोग सिंगल हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा फ्लैट ले लेते हैं और उसको शेयर करके रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जैसे मान लीजिए एक आपने रूम ले लिया, उसमें 3 लोग रह रहे हैं, तो जो भी आपकी रेंट है, यूटिलिटीज़ है, वो आपस में सब में डिवाइड हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आप पर जो बर्डन है, आपका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा। तो ये बेस्ट होता है शेयरिंग में रहने का। और सबसे पहले ये कि जैसे मैं जो यूटिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, इसमें क्या क्या आता है। तो यूटिलिटीज़ में आपको ये हो जाएगा कि जैसे आपका गार्बेज है, आप जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं वो गार्बेज का कॉस्ट, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, टैप वाटर, मतलब टैप वाटर सेम है, उसमें कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों आता है, और ये ड्रिंकेबल होता है, आप कहीं से भी पी सकते हैं। आपको बाथरूम से पीना है तो आप बाथरूम में पी सकते हैं, और आपको किचन में पीना है पानी, किचन से पानी पीना है तो किचन में भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि नल जो टैप होते हैं ना, वो सिर्फ 2 लगे हैं, एक बाथरूम में, एक वॉशरूम में, और एक किचन में लगे होते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अब हम पानी कहाँ से पियेंगे। हमारे जैसे इंडिया में है कि हमारे हर घर में RO लगे हुए हैं, प्यूरीफाइंग वाटर की मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ पे हर तरह का पानी आता है। एक मतलब यूज़ करने का पानी अलग आता है, ड्रिंकिंग वाटर अलग आता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक ही वाटर आता है, आप कहीं से भी उसे पी सकते हैं। और जो घर आप लेते हैं, जैसे आप सेंटर में घर लेंगे तो वहाँ पे आप जैसे सेंटर के आसपास लेते हैं तो उसका कॉस्ट अलग पड़ जाएगा आपको। और ये एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि जैसे आप सेंटर से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में लेते हैं तो उसका प्राइस कुछ और रहेगा। और आप 1-1.5 किलोमीटर मतलब दूर लेते हैं तो उसके प्राइस में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ आए तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप सेंटर में ही मतलब फ्लैट लेने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, और जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो आप अपना सही डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ रहना चाहिए। और अब बात आती है कि आप इसे सर्च कैसे करेंगे। जब भी आप किसी नई कंट्री में जाएंगे तो आप सर्च कैसे करेंगे। वैसे मैं तो पोलैंड की बात बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर कैसे सर्च किए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन है फेसबुक, जो कि आप यहाँ पर बहुत ही इजीली सर्च कर सकते हो। यहाँ पर इसमें पोर्टल बने होते हैं, कम्युनिटी भी रहती है, आप उसमें ऐड होकर के आप उसमें सर्च भी कर सकते हो। तो आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं फ्लैट रेंट, फ्लैट, अपार्टमेंट या फिर स्टूडियो, जो भी आपको चाहिए बहुत ही इजीली मिल जाता है।
यहाँ पे कम्युनिटी भी बनी हुई है इंडियंस की। आप इंडियन कम्युनिटीज़ में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वो लोग भी हेल्प करेंगे। बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इंडियंस का बना हुआ होता है कि जिसमें अगर आप ऐड हो जाओगे तो आपको हर तरह की मतलब आप प्रॉब्लम उसमें शेयर कर सकते हो। तो आपको जो भी चीज़ें भी चाहिए, तो जो लोग ये पोलैंड से मूव कर रहे हैं किसी भी जगह, तो वो अपनी पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो उसमें मतलब डाल देते हैं, सेल कर देते हैं, और जिनको उन चीज़ की ज़रूरत होती है उनसे वहाँ वो बाय कर लेते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा जब भी आप पोलैंड मूव कर रहे हो तब। तो अब आप कैलकुलेशन की बात आती है कि अगर आप शेयरिंग में रहते हो या विदाउट शेयरिंग रहते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा ना थोड़ा सा सेव होगा अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो। अगर आप शेयरिंग में नहीं रहते हो तो क्या होगा, सारा मतलब आपको रेंट, यूटिलिटीज़ और जो भी आपके खर्चे हैं वो तो पर्सनल खर्चे हैं, वो तो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। तो कोशिश, ज़्यादातर इंडियंस कोशिश यही करते हैं कि शेयरिंग में रहते हैं विथ फैमिली। मतलब दो फैमिली एक साथ एक अपार्टमेंट में, उसमें 2 बेडरूम है और एक किचन तो एक ही रहता है, बट बेडरूम अगर 2 रहता है तो फैमिली भी शेयर करती हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे फ्लैट्स की, रेंट्स की। अब बात आती है वेदर की। क्योंकि पोलैंड का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है तो हमें हीटिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप विदाउट हीटिंग यहाँ रह ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में जाता है। तो अब जो हीटिंग होती है इसमें भी यहाँ पर क्या होता है ना, 3 तरह की हीटिंग आप ले सकते हैं। और अलग अलग मतलब जैसे अलग अलग फ्लैट्स में किसी में सेंट्रलाइज हीट होता है, हीटिंग मतलब ऑप्शन होता है, और कहीं कहीं नहीं होता है तो आपको जैसे प्राइवेट हीटर जैसे होता है वो लगाना पड़ता है। कुछ होता है कि जैसे कम्युनिटी होते हैं, मतलब घर होते हैं, वो एक मतलब अपना मिलजुल कर वो बॉयलर मतलब लगाते हैं, जिससे क्या होता है उनको हीट मिलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, सेंट्रलाइज हीटर की। तो बहुत से घरों में यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में क्या होता है ना, सेंट्रलाइज हीटर होता है। जैसा कि आपने सेंट्रलाइज हीटिंग वाला घर लिया है तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू ही वो चलता है। जैसे आप कभी भी अपनी मर्जी से उसे ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। और उसमें उस घर में क्या होता है, एक रेडिएटर लगे होते हैं और उस रेडिएटर में एक ऑप्शन दिया रहता है 5 नंबर तक, 1 to 5 नंबर तक दिया रहता है कि जैसा टेम्परेचर होता है, जैसे यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जाता है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना बढ़ा दी जाती है। तो आपको कितनी इंटेंसिटी का टेम्परेचर चाहिए तो उसे आप क्या करते हैं ना, घर से रेडिएटर के थ्रू आप उसे प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब आपको कितना चाहिए, वैसे आप चाहे जितने भी यहाँ पर कपड़े पहन लीजिए, आपको हीट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंडिया की ठंड में और पोलैंड की ठंड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे आज अगर -20 है तो कल आपको -18 भी हो जाएगा, और फिर डे आफ्टर टुमारो वो आपको 15 तक भी जा सकता है। मतलब कभी प्लस कभी माइनस, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो हीटिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पर आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं, लेकिन सॉरी, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो एक पॉइंट दिया रहता है, रेडिएटर बना होता है। लेकिन जब आप पर्सनल हीटर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इसके कंपैरिजन में उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, हीट कॉस्ट ज़्यादा आता है। और ये जो मैंने सेंट्रलाइज हीटर के बारे में बताया, इसका हीट कॉस्ट अलग होता है, जो कि आप जब रेंट पे करते हैं तो उसी में आपका इंक्लूड हो जाता है। यूटिलिटीज़ में बात कर लीजिए, आप यूटिलिटीज़ में ही आप इंक्लूड कर लेंगे। बट जब आप अपना पर्सनल हीटर लगाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। आपका सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है सेंट्रलाइज हीटिंग का। और सेकंड जो मैंने बताया कि आपको अपना खुद का इलेक्ट्रिक हीटर जो है आप खुद लगाएंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि आप उसे कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी आप मतलब ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज हीटर में ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहता है जब तक मतलब मौसम जो है, वेदर जो है यहाँ का नॉर्मल ना हो जाए। और जैसे उसमें आप कैसे उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रेडिएटर लगे होते हैं, आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हीटिंग का, वो है कम्युनिटी से रिलेटेड। जैसे किसी आप बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सब लोग मिलकर एक अपना हीटिंग सोर्स लगाते हैं, जैसे बॉयलर टाइप का, इस टाइप से लगाते हैं। और उसका जो पेमेंट होता है, उसका जो मतलब चार्जेस जो भी आते हैं, सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके, एक सोसाइटी टाइप में जैसे लोग रहते हैं बस वैसे ही उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करके उसका पे कर देते हैं। ये हो गई ये तो हो गई हीटिंग की बात।
जो कि मैंने आपको बताई। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है ठंड में हीटिंग का काम जो चलता रहता है, इस वजह से लोग यहाँ पर रह पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि आपको कितना कंजम्पशन है, आप कितना उसको यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट उतना आएगा। बट उसमें एक फिक्स अमाउंट है, 150 टू 200 PLN आपका कॉस्ट होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट आता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है वाईफाई के बारे में। तो ये वाईफाई जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। नॉर्मली देखा जाए तो ये 50 टू 80 PLN के बीच में रहता है, जिसमें आपको मंथली पैकेज रहता है उसमें। तो इससे आपका जो वाईफाई जो होता है, इसका वाईफाई का अमाउंट मिल जाता है 50 टू 80 PLN। इन टोटल यूटिलिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो कुछ तो इसमें फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स वाले में आपका क्या क्या आता है, जैसे आपका गार्बेज जो आप फेंकते हैं उनकी कॉस्ट, सोसाइटी के चार्जेस, मतलब अब जैसे कॉरिडोर में जो भी पोछा वगैरह, सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह होती है, उनके चार्जेस भी लगते हैं। जैसे कि इंडिया में भी अपार्टमेंट्स में लगते हैं इन सब के चार्जेस। और क्या है, और जैसे फिक्स चार्जेस में क्या आते हैं आपको, जैसे वाईफाई हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, ये तो आपको फिक्स देना होगा क्योंकि इसको आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका फिक्स चार्ज हो गया। और एक हो गया आपका वेरिएबल। वेरिएबल चार्जेस जो होते हैं वो विंटर में ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको उसमें एक तो सबसे पहले हीट का चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है, और पानी जो आप यूज़ करेंगे वो भी गर्म पानी यूज़ करेंगे। तो इस वजह से आपका जो मतलब वेरिएबल चार्जेस होता है विंटर में ज़्यादा हो जाता है और समर में कम हो जाता है। और अगर ऑन एन एवरेज हम लोग ले करके चलेंगे टोटल, तो 5 टू 600 PLN आपका यूटिलिटीज़ में लग जाएगा पूरा। और पूरा अगर हम लोग समराइज करें, मतलब रेंट यूटिलिटीज़ टोटल मिलाकर करेंगे अगर हम लोग, तो 3000 से 3500 PLN पर मंथ आपका ये मतलब टोटल रेंट यूटिलिटीज़, टोटल खर्चा आपका इतना लग जाएगा, सिर्फ आपको रहने के लिए और टोटल यूटिलिटीज़ देने के लिए। ये आपका मेन खर्च है। बात आती है कि फ्लैट के दाम यहाँ पर कब इंक्रीज होते हैं, कब मतलब कम होते हैं। कम तो ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा रेंट कम हो जाता है जब भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज के ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रेंट शूट अप होता है। उस टाइम पे मतलब रेंट इतना हाई हो जाता है कि मतलब कभी कभी तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप फ्लैट सर्च करोगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और ये सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब हम लोग आ रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए यहाँ पर सिमिलर होता है। और बात करते हैं रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन पर। तो जैसे कि आप जो भी जनरली आप कोई भी मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर लाइका मोबाइल चलता है। अगर आप इसका रिचार्ज कराते हैं तो इसका कम से कम 30 टू 31 PLN आपको जाएगा, जो जिसकी वैलिडिटी आपको 30 डेज की होती है। लेकिन वो क्या होता है कि वो आपको इंटरनली, आपको सिर्फ यूरोप में ही आपको अनलिमिटेड मैसेज, अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए मिलेगी। आप इससे इंडिया कॉलिंग नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर इंडियंस क्या करते हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं, इससे उनका काम चल जाता है। लेकिन इसकी सर्विस जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो हमारे यहाँ हो गया रिचार्ज। अब आती है बात सब्सक्रिप्शन की। तो यहाँ पर इंडिया की तरह तो केबल्स, मतलब इंडियन चैनल्स तो आते नहीं हैं। तो आप अगर चाहें तो आप ओनर से बोल करके आप यहाँ पर पॉलिश चैनल भी लगवा सकते हैं, अगर आपको पॉलिश समझ में आती है तो। वैसे तो नहीं आएगी, बट जो लोग धीरे धीरे सीख लेते हैं, 1 साल 2 साल के अंदर सीख लेते हैं, तो वो लगवा सकते हैं, मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन उनको आदत नहीं होती है ऐसी। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का, तो उसके लिए भी आपको 70 टू 80 PLN आपको पे करना पड़ेगा। जिससे कि आप मतलब आपका जो टाइम जो है वो आपका कंज्यूम हो जाएगा। जैसे आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मन लगाने के लिए आपको क्या है कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स मिलता है, जिससे आप मतलब अपना मन लगा सकते हैं। और जो मैंने रिचार्ज की बात कही, वो आपको मतलब इस बात को ध्यान में रखना होगा, वो सिर्फ यूरोप में ही वर्क करता है। आपका ये रिचार्ज का जो प्लान होता है लाइका मोबाइल का, वो सिर्फ आपको यूरोप में ही काम करता है। अदरवाइज आपको इंडिया बात करनी है तो आप इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे, और इसकी सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है।
ये हो गया कि आप यहाँ आपके यहाँ रहने का इंतज़ाम हो गया, आप कैसे अपना टाइम मतलब मतलब बिज़ी कर सकते हो आप, मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह लेकर के, यूट्यूब वगैरह लेकर के मतलब अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो। अब आती है बात खाने की। तो खाने के लिए तो आपको ग्रोसरीज लानी ही पड़ेगी। तो आप ग्रोसरीज यहाँ पर दो तरह से ये मतलब ले सकते हो, एक है इंडियन स्टोर और एक है यहाँ के लोकल मार्केट। तो दो तरह से आप ग्रोसरीज को ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, या फिर आपको हैबिट है इंडियन चीज़ें ही मतलब आपको यूज़ करनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको कॉस्ट लगता है। तो अगर आप यहाँ के स्टोर से आप लेते हो तो 400 to 500 PLN आपको ग्रोसरीज में लग जाएंगे। और अगर आप इंडियन स्टोर से लेते हो तो 600 तक तो वो जाएगा ही आपको, सारा सामान लेने में, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको पूरे महीने आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, ये इनफ है आपके लिए। और यहाँ के स्टोर्स में भी जैसे आटा मिलता है और चावल मिलता है, मसाले भी मिलते हैं, बट हमें जो इंडियंस हैं, हमें तो आदत होती है इंडिया की वहाँ पे चटपटा खाने की और सब कुछ। तो हमने भी यहाँ पर एक यहीं के लोकल मार्केट से आटा भी लाया और राइस भी लाया। तो वो क्वालिटी हम लोग को नहीं देखी, बट इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट हम लोग को वो क्वालिटी ही चाहिए जो हम लोगों ने शुरू से खाया है। अगर आपको मतलब और अच्छा एक्सपेंस कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और खर्च बढ़ा सकते हैं, तो आप इंडियन स्टोर से आप सामान लाइए। अगर आप मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो आप इनके स्टोर से सामान लाइए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से ये लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान को यहाँ पर। तो आपको ऑब्वियसली ये है कि कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, और लोकल स्टोर से आप सामान लेंगे तो आपको कॉस्ट कम लगेगा, जो कि मिलती सब कुछ है, बट आपकी हैबिट होनी चाहिए धीरे धीरे कि आप मतलब किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, हम लोगों ने भी यूज़ किया है। इनके यहाँ जो स्टोर्स में घी वगैरह आता है, रिफाइंड ऑयल आता है, सब कुछ मिलता है, बट हम लोग को थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया ढूंढने में, 2 साल हमें लग गई है पहचानने में कि देसी घी भी यहाँ पर मिलता है। तो हम लोग को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो आपको रहते रहते एक आइडिया मिल जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी मत, और यहीं की चीज़ें फिर आपको अच्छी लगेंगी और इंडिया की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो यही सब फ़र्क है। तो ये तो हमारी हो गई ग्रोसरी की बात, जो कि आपका 600 तक आप लेकर के चलिए, जो कि इसमें कॉस्ट आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कम्युनिकेट और ट्रैवलिंग पर। तो इसमें क्या होता है कि आप कौन सा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेट यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो लोग यहाँ पर 1 साल रह चुके हैं और वो टैक्स पेयर हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इन यहाँ पर रिड्यूस टिकट मिलते हैं। तो उनका मंथली पास भी बन जाता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर होते हैं, तो बहुत ही रिड्यूस टिकट्स उनको मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये एक बात ये है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, जैसे कैब हो गया, ट्रैम हो गई, बस हो गई और मेट्रो हो गई। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हो तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्चा आएगा। और जनरली देखा जाए तो 200 PLN पर मंथ आपको खर्चा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा रिड्यूस अमाउंट पर आपको मंथली पास आपका बन जाता है, जैसे कि 99 PLN का, 80 PLN तक का भी बन जाता है आपको टिकट। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आपका जो पास बन गया है, तो आप उस पास को बस में भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैम में भी यूज़ कर सकते हो, मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट कैब। कैब तो आपने पर्सनल की है, तो कैब के लिए आपको पे करना ही करना है। और दूसरी बात ये आती है कि आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी रिड्यूस टिकट्स मिलते हैं उस उनको। लेकिन उनको उनका एक क्या है, जो पास बनता है उनका, तो उनको अपने साथ मतलब उस कॉलेज का आईडी और एक अपना वैलिड आईडी उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज जैसे आपको कोई भी टीटी, यहाँ भी टीटी रहते हैं बसेस में, ट्रैम में, तो आपको अगर जब भी वो चेक करने आते हैं तो वो आपको आईडी भी दिखानी पड़ेगी और आपको पास भी दिखाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे आप सेफ हो जाएंगे, कहीं भी आप जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। पेयर और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। हम आते हैं इंश्योरेंस पर, जैसे कि कभी भी किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो जनरली जब भी हम लोग कंपनी के थ्रू आते हैं तो सैलरी का एक पार्ट क्या होता है, कट करके मिलता है, क्योंकि हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस को देना पड़ता है।
लेकिन इसमें क्या होगा कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में, पब्लिक हॉस्पिटल में जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको पॉलिश नहीं आती है। क्योंकि वो अपॉइंटमेंट जो है पब्लिक के लिए है, मतलब जो कि यहाँ की लोकल लोकल पब्लिक है उनको मतलब पॉलिश लैंग्वेज आती है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, सरकारी हॉस्पिटल्स जो होते हैं तो हम उनको बताकर सब कुछ कर सकते हैं, बट इनको हम बता नहीं सकते अपने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले हो अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में चले जाओगे तो। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, इनको समझ में कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश, और पॉलिश में हम लोग समझा भी नहीं पाते हैं, जो भी ये लोग बोलते हैं सुन लेते हैं। तो हमें क्या, मुझे क्या किया गया, मैं भी एडमिट हो गई थी पब्लिक हॉस्पिटल में, तो मुझे तो निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि मुझे पॉलिश नहीं आती है। मैं इनको मतलब क्लियरेंस नहीं दे पा रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट इन लोगों ने क्या किया, चेक किया, सब कुछ रिपोर्ट निकाला और निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। इनको समझ में कुछ भी नहीं आता ऐसा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पर पब्लिक हॉस्पिटल में आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपका ये प्राइवेट होना चाहिए। अगर आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले डॉक्टर मिल ही जाएं, बट काफ़ी हद तक वो लोग पूछते हैं कि आप लोग आपको इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर चाहिए या पॉलिश स्पीकिंग डॉक्टर चाहिए। लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं। तो इससे एक बेनिफिट यही है कि आप अपना चेकअप फिर इजीली आप करा सकते हैं। और यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि लक्समेड है, मेडिकवर है, ये ज़्यादातर हैं यहाँ पर, तो जगह जगह हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में के नाम अलग अलग है, बस यही दो नाम है, मेडिकवर और लक्समेड। अपने इंडिया में क्या है कि हॉस्पिटल्स के नाम मतलब किसी के नाम पर भी रख देते हैं, अपने नाम पर या किसी के भी नाम पर रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल्स के नाम सिर्फ ज़्यादातर मैंने तो दो ही सुने हैं, एक लक्समेड और एक मेडिकवर। तो यही दो नाम से यहाँ हॉस्पिटल्स चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप बहुत ही ईजिली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ईजिली का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर कल चाहिए तो आपको कल ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1 महीने बाद मिलेंगे डॉक्टर। और यहाँ पर इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप गए और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है। मेरी मानिए तो यहाँ का जो मेडिकल है बहुत ही बेकार है। मतलब आप बहुत ही परेशान होने वाले हो मेडिकल के मामले में। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब थोड़े दिन अगर आप रुक सकते हो ट्रीटमेंट के लिए तो। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में चेकअप कराना है, जो कि हम इंडियंस के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में ही चेकअप चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो ये समझेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको 150 टू 200, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान कर चलिए कि 500 तक ही आपको जाएगा प्राइवेट हेल्थ चेकअप के लिए। तो आपको थोड़ा सा पैसा जो है आपको सेव करके चलना होगा, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा थोड़ा सा सेव करके चलना पड़ेगा। मिनिमम 500 PLN, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब फ़ीस ज़्यादा होती है। जैसे हमारे इंडिया में डॉक्टर फीस लेते हैं तो यहाँ भी सेम वही रूल है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट कल चाहिए तो कल ही मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट मिलने में ही यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपका ट्रीटमेंट सोचिए कि आप कितनी देर से करवा पाएंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जब भी इंडिया से मूव करें तो आप अपनी बेसिक जो मेडिसिन है वो ले करके ही यहाँ पर आएँ। और जैसे कि कभी कभी कोई भी चीज़ होती है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो उनका भी जो मेडिसिन है वो आप एक्स्ट्रा रख करके ले आएँ, ताकि आपको जैसे इमरजेंसी जब भी हो तो कुछ दिन के लिए आप ट्रीटमेंट आप घर में कर सकें। हम बात करते हैं शॉपिंग की। ये सब बातें तो हो गई, जो हमारे मतलब बेसिक चीज़ें थी वो बातें हो गई। अब आती है बात हमारी शॉपिंग की। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो सभी का मन करता है, खासकर लेडीज़ का मन करता है कि शॉपिंग करें। तो शॉपिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बर्थडे है या फेस्टिवल्स हैं तो उन सब में भी शॉपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि आप 500 ज़लोटी एक्स्ट्रा पकड़ कर चलिए। मिसलेनियस खर्च जो है वो भी आप पकड़ कर चलिए कि 500 ज़लोटी में आपको करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब खर्च करते हैं नहीं करते हैं, मतलब किस हिसाब से आप मतलब उस सेलिब्रेशन को एडजस्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है शॉपिंग की कि यहाँ पर जो विंटर्स होते हैं तो विंटर्स में आपको विंटर्स के
कपड़े लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया के जो विंटर्स के कपड़े हैं आपको यहाँ काम नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ का जो विंटर होता है बहुत ही हाई होता है और यहाँ पर ज़्यादातर जैकेट्स होते हैं जो कि आपको मतलब ठंड से बचा सकते हैं, आपको हीट दे सकते हैं अंदर से। लेकिन इंडिया में भी अगर आप इंडिया से लेकर के आ रहे हैं विंटर्स के कपड़े तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ले करके अगर आएंगे तो ही आपको वर्क करेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर विंटर में आपको जैकेट्स या शूज़ स्कार्फ्स जो होंगे आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला। खर्चे भी होते हैं हमारे, तो आप चाहे जितना भी सेव कर लो, मिसलेनियस आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसके लिए आपको बजट में 500 से 1000 ज़लोटी तक आपको रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि इन जो हमने अभी तक हमने आपको कॉस्ट बताया, इस टोटल कॉस्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हो गया हमारा जो आप वर्किंग हो और इंडिविजुअल रह रहे हो, सेकंड पार्ट हो गया हमारा शेयरिंग में जो लोग रहते हैं, और तीसरा पार्ट हो गया जो कि सिंगल हैं, जो लोग स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए। तो वर्किंग और इंडिविजुअल जो लोग रहते हैं एक साथ, तो उनका टोटल कॉस्ट हमारा यूटिलिटीज़, रेंट, हीटिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और शॉपिंग, मिसलेनियस, ये सब टोटल कॉस्ट मिलाकर हमारा लगभग 5550 PLN तक तो आपका बनता ही बनता है टोटल कॉस्ट मिलाकर। इसके ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हो गया वर्किंग इंडिविजुअल के लिए टोटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज। अब सेकंड आता है हमारा जो लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो मान लीजिए अगर 3 लोग एक शेयरिंग में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में एक शेयरिंग में 3 लोग रहते हैं, तो इन 550 को अगर आप मिला करके चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि टोटल जो आपका मिला करके आएगा, अगर हम डिफरेंस निकाल कर ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ, अगर आप चलेंगे तो लगभग 3550 ज़लोटी या PLN आप जो भी बोल लीजिए, इतना तो आपको लगेगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं क्योंकि 3 लोग रह रहे हैं एक साथ, इस वजह से। अब आती है बात जो लोग सिंगल रहते हैं, तो अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन देती है तो उसमें क्या होता है, उस केस में होता है कि आप जैसे कम से कम आपको 2000 ज़लोटी पर मंथ आप पकड़ कर चलिए, क्योंकि अकोमोडेशन आपको दे रही है तो उसके ऊपर से यूटिलिटीज़ तो आपको देनी ही पड़ेगी, प्लस ग्रॉसरी है, हेल्थ है और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है, ये सब है, और रिचार्ज है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब तो आपको खुद का खर्चा देना पड़ेगा। तो इसको अगर आप लेकर के चलेंगे तो 2000 ज़लोटी पर मंथ आपको ऊपर रख कर चलना ही चलना है। तो ये हो गया 3 पार्ट में डिवाइड हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पर पोलैंड में रहने के लिए। अभी तक जो हमने इतनी बात की, ये तो हमारी बात थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड 2024। क्योंकि मैं ये वीडियो इतनी देर से क्यों बना रही हूँ आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने यूट्यूब बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे हम जैसे लोग आते हैं। ये तो पता था कि यूट्यूब चलता है, यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, कुछ भी नॉलेज लेना है तो हम यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज देना भी है इसी प्लेटफॉर्म पर, ये हमें पता नहीं था। तो जब मैं यहाँ आई थी तो 1 से 1.5 साल के बाद हमें पता चला, तो अचानक से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और फिर यहाँ रहते रहते हमें एक्सपीरियंस हो गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये वीडियो बनाई जाए। तो इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो ये इसलिए बनाई है क्योंकि जो लोग इंडिया से पोलैंड मूव कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अब हम बातें हैं कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन के लिए भी जब भी कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो एक माइंडसेट रहता है कन्वर्जन का। तो जब भी आप जैसे यहाँ से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स रेट में अमाउंट मिले। या जैसे कन्वर्जन जब भी आप करेंगे तो जैसे आज जिस रेट पर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कल भी वही कन्वर्जन आपको मिलेगा उसी रेट पर। आपको 10 डेज़ के बाद भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, ये हमने खुद देखा है। और एक हर चीज़ हमने ये देखी है कि विंटर्स में कन्वर्जन का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और समर में कन्वर्जन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और थोड़ी बहुत जो भी रह गया हो मुझे बताना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पर। और भी क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो आई होप वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, एक बार आप ट्राई करके देखिए। और जो भी कैलकुलेशन जो है ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। जो भी लोग वीडियो ये देख रहे हैं, जो रह रहे हैं
और मतलब उनको हो सकता है मेरे से ज़्यादा आइडिया हो, तो ऊपर नीचे जो भी हुआ होगा उसके लिए सॉरी। और आपको जो भी चीज़ें जाननी हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर मतलब मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो और तो मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।